डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का नेम था हमारे ऑन इक्वालिटी। यानी कि हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, समानता क्या होती है और इसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, क्या महत्व है इसका एक लोकतांत्रिक देश में। हमने इसकी शुरुआत की थी कांता की स्टोरी से, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वोटिंग का राइट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो सबको मिला हुआ है। इक्वल राइट टू वोट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत सभी 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को, नागरिक को वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में सभी बराबर हैं? तो हमें आगे पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें डिस्पैरिटी, जो भेदभाव दिखाया गया है, वो गरीबी और अमीरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से कांता को अपनी बेटी के इलाज के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वहीं अगर अशोक साहब के बच्चे बीमार पड़ते तो उन्हें ऐसी कतार में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो ये एक प्रकार की अनइक्वालिटी है जो दिखाया गया है, जो कि एक इकोनॉमिक अनइक्वालिटी है। उसके अलावा दूसरे काइंड्स की, दूसरे तरीके की और कौन कौन सी अनइक्वालिटीज़ हैं हमारे सोसाइटीज़ में, वो कि पहली जो हमने पढ़ी वो कास्ट बेस्ड पढ़ी, दूसरी हमने रिलीजन बेस्ड पढ़ी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के केस में हमने जाति आधारित असमानता के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनको क्लास से निकाल दिया जाता है और क्लास में बैठाया भी जाता है तो सबसे आखिरी में, और किस तरीके से उनके हेडमास्टर उनसे प्लेग्राउंड में पूरे में झाड़ू लगवाते हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट के हैं। तो इसीलिए उन्हें इस तरीके की इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। दूसरे केस में हमने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्हें रूम रेंट पर देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग एक खास रिलीजन से संबंध रखते हैं। उसके आगे हमने पढ़ा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी सभी इंसान को अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पाने का अधिकार है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कोई सा भी पेशा करता हो, या फिर किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी कास्ट का हो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमने इक्वालिटी एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम उसको भारत के डेमोक्रेसी में पढ़ेंगे। उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, संवैधानिक तौर पर क्या है इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। भारत का संविधान भारत के हर एक नागरिक को समान मानता है, बराबर मानता है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल, फीमेल persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी व्यक्ति जो इस देश के हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जनजाति के हों, किसी भी ट्राइब मतलब आदिवासी जनजाति, कितने भी पढ़े लिखे हों और अमीर हो चाहे गरीब हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, वो सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। इसलिए हमें इक्वल वोट का अधिकार दिया गया है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि इनइक्वालिटी का खात्मा हो गया है, हमारे समाज से इनइक्वालिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इन कानूनों के बावजूद भी इनइक्वालिटी ने हमारे समाज में अभी भी एक जड़ बना रखा है। इट डजंट, but at least in democratic India the principle of equality of all persons is recognized। लेकिन एटलीस्ट इतना तो हुआ लोकतांत्रिक भारत बनने के बाद कि जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उसको एक पहचान मिली। क्योंकि लोकतांत्रिक भारत से पहले जो हमारा समाज था उसमें इक्वालिटी को पहचान ही नहीं दी गई थी, यानी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती अगर कोई किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करता तो भी। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity as equals। पहले ऐसा कोई कानून नहीं एग्जिस्ट करता था, कोई कानून नहीं था जो लोगों को भेदभाव से और बुरे व्यवहार से बचा सके। अब तो ऐसे बहुत कानून भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे जागरूक लोग हैं जो कि सी द पीपल, जो कि ये देख रेख करते हैं कि लोगों को डिग्निटी मिल रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका वो तो नहीं हो रहा है, हरास तो नहीं हो रहा है, या फिर वो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे दिखाया गया है द पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, यानी मुख्य बिंदु है,
और उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व हमारे वो प्रतिनिधि करते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं। इन पिलर्स के रूप में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाया गया है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. अब इक्वालिटी को जो हमारे संविधान में पहचान दी गई है वो किस तरीके से दी गई है, हम उसको पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। सबसे पहली चीज़ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू इक्वालिटी है वो आर्टिकल सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, और ये हमारे संविधान में आर्टिकल 14 to 18 तक है। तो जो पहला आर्टिकल है हम इसमें 14, 15, 16, 17 तक पढ़ेंगे, 18 वाले के बारे में नहीं दिया गया है। जो पहला 14th आर्टिकल है वो ये बताता है कि दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के समान सभी व्यक्ति बराबर हैं। व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता ए डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति को सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया का, ऑफ द कंट्री टू कांता, और कांता जो कि एक बहुत ही गरीब डोमेस्टिक वर्कर है, वहाँ राष्ट्रपति से लेकर के एक डोमेस्टिक वर्कर तक के लिए कानून बराबर ही होगा। अगर वो कुछ जुर्म करेंगे तो उन्हें सज़ा बराबर ही मिलेगी। सेकेंड, आर्टिकल नंबर 15, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा उसके धर्म के आधार पर, उसकी नस्ल के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कहाँ वो पैदा हुआ है, या फिर कि वो मेल है या फीमेल है। अब तो ये भी हो गया है कि ट्रांसजेंडर के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। थर्ड, every person has to access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। जो आर्टिकल 16 है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो या फिर कहीं भी पैदा हुआ हो, उसे किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता, जैसे कि प्लेग्राउंड हो गया, होटल हो गया, शॉप्स हो गए एंड मार्केट्स हो गए। इन जगहों पर इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नीची जातियों के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अगर वो एक होटल पे होते थे, जिस होटल पे वो लोग जाया करते थे, तो उस होटल पे ऊंची जात के लोग नहीं जाते थे, ऐसा भेदभाव होता था। आज भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि अगर ऐसा कहीं पे होता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। हर एक व्यक्ति जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, जन सामान्य के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो कुएं हैं, चाहे वो रोड हैं, बाथिंग घाट्स हैं, नहाने के घाट्स हैं, इन पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पहले ऊंची जाति के लोगों के लिए अलग हैंड पंप होता था, अलग घाट होता था, और जबकि नीची जाति के लोगों के लिए अलग। जो फोर्थ है मीन्स 14, 15, 16, 17। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यानी जो छुआछूत होता था पहले, कि अगर कोई ऊंची जात का व्यक्ति नीची जात के व्यक्ति से टच हो जाता था तो उसको वो लोग बुरा मानते थे और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। जो नीची जात का होता था उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी उसको एक कानूनी जुर्म बना दिया गया। नेक्स्ट एक है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, वो इसमें नहीं दिया गया है, वो आर्टिकल 18 में आता है कि जो पूर्वजों के तौर पर लोगों को पदवियां मिलती थी, महाराजा, राजा, धिराजा, राव साहब, इस तरीके की जो पदवियां थी इसको हटा दिया गया। एक्सेप्ट मिलिट्रिकल जो पोस्ट्स होती हैं उसमें जो टाइटल्स मिलते हैं लोगों को, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सही माना गया है। उसके अलावा ऐसी पदवियों को हटा दिया गया है क्योंकि ये इक्वालिटी के खिलाफ है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution। दो तरीके से सरकार ने इक्वालिटी को लागू करने की कोशिश की है। पहला तो कि फर्स्ट थ्रू द लॉज, पहली चीज़ तो कि कानूनों के ज़रिए, जो कानून हमने ऊपर पढ़े। सेकेंड दूसरे ये कि थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। दूसरी चीज़ ये कि सरकारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, गरीबी मिटाने के जो कार्यक्रम होते हैं, कुछ स्कीम्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, मनरेगा वगैरह, मिड डे मील जैसी पॉलिसीज़, ये सब भी गरीबी मिटाने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स हैं।
There are several laws in India that protect every person's rights to be treated equally. इंडिया में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो व्यक्तियों को इक्वल ट्रीट करने का अधिकार देते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट से. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. कानून बनाने के साथ साथ सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई हैं जिससे कि उन समुदायों की, उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके जो सदियों से बुरे बर्ताव का, उनके साथ लोगों ने जो भेदभाव किया उसका शिकार रहे हैं. उन लोगों को एक लेवल फील्ड देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज चलाई गई हैं. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. ये जो स्कीम्स हैं वो उन लोगों को, जिन लोगों को दबाया गया है, उन लोगों को एक अवसर प्रदान करती है जो उन्हें पास्ट में नहीं प्रदान था, जो उन्हें बीते इतिहास में नहीं दिया गया था, उनके हक को दबाया गया था. अब उन्हें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने जो उनके हक का हनन अतीत में हुआ है वो उससे उबर सके. One of the steps taken by government includes the midday meal scheme. इसमें से एक जो कदम है, सरकार की एक पहल है, वो मिड डे मील की स्कीम है, यानी दोपहर का भोजन जो स्कूलों में दिया जाता है, सरकारी स्कूलों में. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. ये प्रोग्राम सभी स्कूल में, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया गया है. एलिमेंट्री स्कूल्स तक, मीन्स 8th क्लास तक उनको पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001. इस स्कीम की शुरुआत तमिलनाडु स्टेट से हुई थी 2001 में, सबसे पहले वहीं इंट्रोड्यूस हुआ था. This scheme, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोग्राम अच्छा लगा, ये इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की एक पहल थी, तो उसने सभी स्टेट के गवर्नमेंट्स को कहा कि इस प्रोग्राम को 6 महीने के अंदर अंदर भारत के सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाए. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट. इस प्रोग्राम के बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखे गए. दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग द रेगुलर अटेंडिंग स्कूल. इसमें ये भी शामिल है कि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल में एनरोलमेंट कराना शुरू किया, यानी एडमिशन लेना शुरू किया, और इसके साथ साथ स्कूल अटेंड भी शुरू करना किया, यानी स्कूल में लगातार आने भी लग गए. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रंस वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. टीचर ने ऐसा रिपोर्ट किया कि पहले स्टूडेंट्स अक्सर खाना खाने के लिए जब घर जाते थे तो वो वापस स्कूल में नहीं आते थे, बट नाउ विद द मिड डे मील, लेकिन जब से मिड डे मील की शुरुआत हुई है, स्कूल में प्रोवाइड कराया जाने लगा है, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई है. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. जो उन बच्चों की माएँ थी उन्हें अपने काम को रोक कर बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था दिन के समय में, अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in the school ate this meal together, and it quite often and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. इससे क्या हुआ कि कास्ट प्रेजुडाइज, जो ये भावना थी कास्ट को लेकर भेदभाव की, ये भी थोड़ी कम हुई, थोड़ी मध्यम पड़ी, क्योंकि मिड डे मील में सभी कास्ट के बच्चे स्कूल में एक साथ मिलकर खाना खाने लग गए. क्योंकि पहले ऐसा होता था कि वो लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते थे, जो अपर कास्ट के थे और जो लोअर कास्ट के थे. और कुछ जगहों पे तो ऐसा हुआ कि खाना भी दलित वुमेन्स द्वारा ही बनाया जाता था, यानी उनके हाथ का बनाया हुआ खाना जिसे पहले श्राप माना जाता था ऊंची जाति के लोगों द्वारा, वो अब खाने लग गए. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. मिड डे मील प्रोग्राम ने उन स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की है जो स्कूल तो आते थे लेकिन भूख के कारण वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे. चिल्ड्रंस बीइंग सर्व देयर मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड के मिड डे मील सर्व किया जा रहा है, वो शो किया गया है. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still need to be done.
जबकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को समान अवसर मिले, एक लेवल फील्ड मिले जहाँ से सब अपनी ग्रोथ की, अपनी डेवलपमेंट की शुरुआत कर सकें, वही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो सरकार की स्कीम्स हैं वो बहुत हद तक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में कारगर हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये काम पूरा नहीं हो पाया है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in the school, there continues to be a big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. जबकि मिड डे मील के प्रोग्राम के बाद ये एक हेल्प हुई है उसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ गया है, यानी जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे वो बढ़ गया है, और बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई है, गरीब बच्चों की। देयर आर कंटिन्यूस टू बी बिग डिफरेंस, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा डिफरेंस है एक अमीर के बच्चे और एक गरीब के बच्चे के एजुकेशन में हमारे देश में। क्योंकि जिस स्कूल्स को रिच अटेंड करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं जहाँ अमीर बच्चे जाते हैं, और गवर्नमेंट जहाँ गरीब बच्चे जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ दलित चिल्ड्रंस जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। These children are forced to unequal situation in which their dignity is not respected. ऐसे चिल्ड्रन को ऐसा फोर्स किया जाता है, ऐसी अनइक्वल सिचुएशंस में डाला जाता है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उनके आत्मसम्मान का सम्मान नहीं किया जाता। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. This is because people refuse to think of them as equal even the laws require it, means इसका ये कि कानून बनने के बावजूद भी लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया है कि वो लोग इक्वल हुए हैं, यानी आज भी अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग को इक्वल नहीं मानते डिस्पाइट दैट के कानून बन गया है तब भी। One of main reasons for this is that attitudes changes very slowly. इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो लोगों की एटीट्यूड है, लोगों का जो विचार है वो बहुत देर में चेंज होता है। कानून तो बन जाते हैं लेकिन जो लोग सदियों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको अपने व्यवहार को बदलने में समय लगेगा। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. जबकि ये कि लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कानून के खिलाफ है, तब भी लोग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं उनकी कास्ट के आधार पर, उनके धर्म, उनकी डिसेबिलिटी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, अमीरी या गरीबी के आधार पर, या फिर वुमेन होने के आधार पर। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. जो आज का एटीट्यूड है, लोगों का सोचने का नज़रिया है, वो तभी बदल सकता है जब लोगों को ये विश्वास हो जाए कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को ये हक है कि उसके साथ समानता का व्यवहार हो और उसको आत्मसम्मान मिले। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने का काम जो है डेमोक्रेसी में, वो एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो जाने के बाद वो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये समाज है, लोगों का बिहेवियर है, ये बदलता रहता है। तो इसीलिए जो ये इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल है वो एक कॉन्टीन्यूअस है, वो एक जारी रहने वाला स्ट्रगल है, एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, और जिसमें कि बहुत सारे इंडिविजुअल और भारत के बहुत सारे कम्युनिटीज़, समुदाय जिसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके बारे में आप इस बुक में और भी पढ़ेंगे। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी राइटिंग है ये। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि बहुत ही नीचा है किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे जीना किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए।
सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन अ लाइफ। ज़िंदगी का सबसे अहम एक पहलू होता है आत्मसम्मान पाना। हर इंसान की चाह होती है कि उसको सम्मान मिले। विदाउट इट मैन इज़ अ शिफर। इसके बिना इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी कीमत का नहीं है इंसान। टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए ये लोगों को ज़रूरी है कि वो अपनी परेशानियों को ओवरकम करें, उन परेशानियों को दूर करें। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल, क्योंकि ये बहुत ही कठिन और बहुत ही सीजलेस यानी बहुत ही जल्दी से ख़त्म ना होने वाला स्ट्रगल है। अलोन दैट वन डिज़र्व्स, तभी जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो स्ट्रेंथ डिराइव करेगा, उसमें मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा और एक पहचान मिलेगी। जब ये इन परेशानियों से उभरेंगे, इन डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करेंगे। मैन इज़ अ मॉर्टल, मैन मानव मृत है, यानी कि कोई भी सदा के लिए जिंदा रहने वाला नहीं है। एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, हर किसी को मरना है एक दिन या फिर किसी दूसरे दिन। बट वन मस्ट resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. लेकिन व्यक्ति को ये चाहिए कि दूसरे के लाइफ को, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ को सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए अपना अगर योगदान दे, अपना अगर बेटरिंग ह्यूमन्स लाइफ, दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए अगर वो योगदान दे तो काफ़ी अच्छा होगा। नथिंग इज़ मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। एक ब्रेव इंसान के लिए ये इससे बड़ी अपमान की बात नहीं होगी कि उसके लाइफ में आत्मसम्मान ही न मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा गया है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या इशू है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, क्या अदर गवर्नमेंट के मेजर्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना चाह रही है। अब हम दुनिया के और दूसरे डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि इक्वालिटी का क्या स्टेटस है, किस लेवल पे है इक्वालिटी। यू आर प्रोबेबली वॉन्डरिंग whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. तुम कभी कभी सोच के हैरान होते होगे कि क्या इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है, ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और इक्वालिटी के लिए आज भी संघर्ष जारी है? ऐसा नहीं है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. सच्चाई तो ये है कि लगभग दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इक्वालिटी का इशू है, इक्वालिटी का मुद्दा है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसके लिए जो कम्युनिटीज़ हैं, हर जगह जगह के जो समुदाय हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए में जो अफ्रीकन एंड अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका। इवन यूएसए में जो डेमोक्रेसी के लिए इतना जाना माना जाता है, वहाँ भी जो अफ्रो अमेरिकन लोग थे, यानी जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज दास के तौर पर, गुलाम के तौर पर एशिया या फिर अफ्रीका से ले जाए गए थे अमेरिका में अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज़ अमेरिका को भी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अमेरिका को भी अपना गुलाम बना रखा था, अपना कॉलोनी बना रखा था। तो उसमें जो वो प्रोडक्शन करते थे, खेती करते थे, उसके लिए वो गुलाम खरीद के ले जाते थे एशिया से और अफ्रीका से। तो ये जो वो लोग हैं, उन्हीं लोगों के नस्लें हैं जो आज एफ्रो अमेरिकन हैं, यानी व्हीटिश कलर के ये लोग हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल अमेरिकन्स थे वो वाइट हैं, वो गोरे हैं। तो इनके साथ आज भी भेदभाव होता था वहाँ। मीन्स अब कानून बन गया है, कानूनी तौर पर अब भेदभाव वहाँ अलाउ नहीं है। पहले तो कोई कानून ही नहीं था, लेकिन भेदभाव अभी भी है, आज भी स्ट्रगल होते हैं। वेयर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, ये उन्हीं स्लेव्स के, उन्हीं दासों के बच्चे हैं जो अफ्रीका से ले गए थे, एशिया और अफ्रीका दोनों से ही। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वो आज भी अपनी लाइफ को अनइक्वल ही बताते हैं गोरे लोगों के कंपैरिजन में। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स।
ऐसा उसके बावजूद है कि 1950 में वहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अफ्रो अमेरिकन पीपल्स के समान अधिकार के लिए। मूवमेंट के बावजूद यह हाल है। प्रीवियर टू दिस, इससे पहले अफ्रो अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। इससे पहले तो ये था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते थे उन्हें बहुत ही बुरी तौर से असमानता का सामना करना पड़ता था यूएसए में। इवन कि उन्हें कानूनी भी कोई समर्थन नहीं था कि उन्हें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कानून भी ऐसा कोई साथ नहीं देता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। उदाहरण के तौर पर जब वो अगर अफ्रो अमेरिकन पीपल्स बस में ट्रैवल कर रहे होते थे तो उन्हें या तो बस के आखिर में बैठना पड़ता था या फिर उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी जब कोई वाइट व्यक्ति बैठना होता था उसको। तो एक हम इंसिडेंट से समझते हैं। रोज़ा पार्क्स एक ऐसा उदाहरण है जो 1913 में जन्मी और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क and she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रो अमेरिकन लेडी थी जो अपने काम से आने के बाद, पूरे दिन का काम करने के बाद वो बहुत ही थक चुकी थी। उन्होंने एक वाइट मैन को सीट देने से इनकार कर दिया 1 दिसंबर 1955 को, क्योंकि ऐसा कानून था, मतलब ऐसा था पहले कि अगर कोई वाइट पर्सन होता था तो जो अफ्रो अमेरिकन लोग होते थे उन्हें अपनी सीट गिव अप कर देनी पड़ती थी, छोड़ देनी पड़ती थी। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement। यही वो एक दिन था, हर रिफ्यूज़ल दैट डे, जिस दिन उसने इनकार किया उसी दिन से एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, एक बहुत ही बड़ा आक्रोश लोगों में जाग उठा अफ्रो अमेरिकन पीपल्स में अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ। और वही एक शुरुआत थी सिविल राइट्स मूवमेंट की अमेरिका में, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। क्योंकि अगर एक व्यक्ति देश का नागरिक है तो उसको भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहे हैं। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। उसके बाद नागरिक अधिकार कानून बना 1964 में, जिसने भेदभाव को ख़त्म कर दिया। वहाँ भेदभाव को ख़त्म करने की बात की नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर, क्योंकि अमेरिका में जाति एग्जिस्ट नहीं करती है। जाति इंडिया का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि रिलीजन के अंदर जातियाँ भी होती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा काफ़ी कम पाया जाता है, इवन अमेरिका में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसीलिए नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर, क्योंकि जो अफ्रो अमेरिकन है उन्हें बाहर का माना जाता है तो इसलिए उनसे भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उनका ओरिजिन बाहर का माना जाता है, उनकी शुरुआत दूसरे देश से मानी जाती है। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। इस कानून के साथ ये भी बना कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सरकार का कोई कब्जा नहीं होता, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए भी खुलेंगे, यानी कॉमन स्कूल्स होंगे वाइट एंड अफ्रो अमेरिकन के लिए भी। क्योंकि इससे पहले अफ्रो अमेरिकन के लिए एक अलग स्कूल होता था जो कि स्पेशली उनके लिए ही बनाया जाता था, उसमें वाइट पीपल्स के बच्चे नहीं पढ़ते थे। However, despite this, a majority of African American continue to be among the poorest in the country। इस कानून के बावजूद भी एक बड़ी संख्या में जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स हैं वो देश के गरीब नागरिक ही हैं। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। जितने ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल तो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं
ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही जा पाते हैं जहाँ बहुत ही कम सुविधाएं होती है और बहुत ही थोड़ा सा निम्न दर्जे के, नीचे दर्जे के पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं कंपेयर टू वाइट स्कूल्स, जो वाइट स्टूडेंट्स के, गोरे बच्चों के स्कूल्स हैं उनकी तुलना में, क्योंकि या तो वो गोरे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या फिर उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स हाईली रेटेड हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के हैं, इवन प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑब्वियस ये है कि जो गोरे लोग हैं वो अच्छे इलाके में रहते हैं, तो अच्छे इलाके के गवर्नमेंट स्कूल्स भी तो अच्छे होंगे ना। रोजा पार्क्स, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, changed the course of American history with one defiant act. रोजा पार्क्स यही लेडी हैं जिन्होंने अपनी डिफेंस, अपने इनकार करने से अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया, अफ्रो अमेरिकन हिस्ट्री में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, रोकता है भेदभाव को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो नस्ल के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर हो। इन सभी तरीके के भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, कानूनी तौर पर दंड देने का प्रावधान है। The state shall not discriminate any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. स्टेट जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारे साथ, हमारे इस देश के सभी नागरिक के साथ, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई सा भी धर्म मानते हो, कोई किसी भी जाति से आते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो या कोई भी उनका बर्थ प्लेस हो, स्टेट उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जहाँ तक बात रही रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन को भेदभाव का नियम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को, जो लोग सदियों से दबाए गए हैं, उनको इक्वल करने का तरीका है। ये इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो इतिहास में दबाए गए लोग हैं उनको एक इक्वल स्टेटस देने का तरीका है। तो ये एक इक्वालिटी मेजर है, ये एक इनइक्वालिटी का मेजर नहीं है। ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि फिर रिजर्वेशन क्यों है, जब सरकार भेदभाव ही नहीं कर रही, सरकार भेदभाव मिटाने का प्रयास कर रही है। आज के दौर में न भेदभाव होने देना है और जो इतिहास में हुआ है उसकी भरपाई करना चाहती है। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और any of them be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, public places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, place of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of general public. अब दूसरा इसका जो क्लॉज है वो ये कहता है कि किसी भी सिटीज़न के साथ इन चीज़ों में भेदभाव नहीं होगा, पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो जन सामान्य के प्लेसेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गई, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह हो गई, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, नहाने के घाट्स हो गए, रोड्स हो गए, पब्लिक रिजॉर्ट, पब्लिक होटल्स वगैरह हो गए, इन सब पर चाहे वो स्टेट फंडेड हो या फिर या तो वो स्टेट फंडेड हो, या मतलब कि उसे स्टेट मेंटेन कर रहा हो, या अगर उसे प्राइवेट भी मेंटेन कर रहा हो और वो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सामने, लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को इस दौर में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स, कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं और ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग रहे हैं जो डेमोक्रेसी के आइडिया को, लोकतंत्र के विचार का विस्तार करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं लोकतंत्र के दायरा को, और वो ग्रेटर रिकॉग्निशन, एक इक्वालिटी की और भी बड़ी पहचान चाहते हैं जितनी अभी है, और कुछ नई पहचानें भी जोड़ना चाहते हैं इक्वालिटी में। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained.
इन सब का एक मुख्य बिंदु ये है, उनके स्ट्रगल का एक मुख्य बिंदु ये है कि वो जो इक्वल पहचान है, इक्वालिटी है और डिग्निटी है, आत्मसम्मान का अधिकार और जो समानता का अधिकार है, इनकी पहचान को वो बरकरार रखना चाहते हैं। In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से समानता का जो मुद्दा है वो हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को अफेक्ट करता है एक लोकतांत्रिक भारत में रहने वाले नागरिक की। As you read this chapter, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम सोचो, क्या सभी पर्सन को इक्वालिटी मिली हुई है? देयर बीइंग बी एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी, क्या सभी व्यक्ति को उसका आत्मसम्मान, उसके साथ समानता का व्यवहार और आत्मसम्मान उनको दिया जाता है? कानूनी तौर पे तो हाँ, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जैसा हमारे समाज में बिहेवियर है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी भी ज़रूरत है लोगों के दिमाग को इस तरीके से नर्चर करने की कि इक्वालिटी हर पर्सन का बर्थ राइट अधिकार है, हम उसको कैसे छीन सकते हैं? और इसको छीनना सरासर गलत है। जब तक कि लोगों के अंदर सेल्फ एक अपना विचार नहीं डेवलप होगा, कानून कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।